शुक्रवार को बाजार ने गिरावट दिखाई। दो बड़े ग्लोबल बैंकों ने इंडिया को डाउनग्रेड किया, आरबीआई ने एक बड़े फिनटेक का लाइसेंस कैंसिल किया और इन सब के बावजूद गिफ्ट निफ्टी आज सुबह 180 अंक ऊपर है। तो सोमवार को क्या होगा और इस पूरे हफ्ते बाजार को कौन कौन सी बातें हिला सकती हैं, आज की वीडियो में वो सब 10 पॉइंट्स में समझते हैं। शुक्रवार को सेंसेक्स 1000 अंक यानी 1.3% गिरकर 76,664 पर बंद हुआ और निफ्टी 275 अंक गिरकर 23,898 पर आ गया। इस गिरावट की मुख्य वजह थी आईटी सेक्टर की भारी बिकवाली और क्रूड ऑयल की ऊंची कीमतें। निफ्टी आईटी इंडेक्स इस पूरे हफ्ते 10% गिर गया। लेकिन एक राहत की बात यह है कि आज रविवार को गिफ्ट निफ्टी 24,134 पर ट्रेड कर रहा है, जो पिछले क्लोज से 0.75% यानी करीब 180 अंक ऊपर है। इसका मतलब है कि सोमवार को बाजार गैप अप खुल सकता है, लेकिन ये ओपनिंग टिकेगी या नहीं, ये इस वीडियो में बताए सभी फैक्टर्स पर निर्भर करेगा। दूसरा पॉइंट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, सबसे बड़ा ग्लोबल ट्रिगर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज दुनिया का वो समुद्री रास्ता जिससे दुनिया की करीब 20% तेल सप्लाई गुजरती है, अभी भी बाधित है। ईरान ने पहले कहा था कि वो रास्ता खोलेगा, फिर पलट गया क्योंकि अमेरिका ने अपनी ब्लॉकेड हटाने से मना कर दिया। ब्रेंट क्रूड इसी वजह से $101 से $106 प्रति बैरल के बीच ट्रेड कर रहा है और पिछले हफ्ते अकेले 11% उछल गया। जब तक ये रास्ता नहीं खुलता, हर हफ्ते ये इंडिया के लिए सबसे बड़ा रिस्क बना रहेगा। तीसरा पॉइंट, दो बड़े ग्लोबल बैंकों ने इंडिया को डाउनग्रेड किया। ये इस हफ्ते का सबसे बड़ा मार्केट मूविंग इवेंट था। एचएसबीसी ने इंडिया को अंडरवेट कर दिया, एक महीने में दूसरी बार, ये कहते हुए कि क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतें इंडिया की अर्निंग्स रिकवरी को खतरे में डाल रही हैं। उसके 24 घंटे बाद जेपी मॉर्गन ने इंडिया को न्यूट्रल कर दिया। निफ्टी का बेस केस टारगेट घटाकर 27,000 रखा और बियर केस में निफ्टी 20,500 तक जाने की चेतावनी दी। जेपी मॉर्गन ने 4 कारण गिनाए। इंडिया की वैल्यूएशंस अभी भी इमर्जिंग मार्केट से 65% प्रीमियम पर हैं। अर्निंग्स एस्टिमेट्स 2 to 10% तक काटे जा चुके हैं। इंडिया में एआई और सेमीकंडक्टर कंपनीज का एक्सपोजर बहुत कम है और लगातार आईपीओ से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का रिटर्न डाइल्यूट हो रहा है। इसके बावजूद जेपी मॉर्गन फाइनेंशियल्स, हॉस्पिटल्स, डिफेंस और पावर सेक्टर्स पर ओवरवेट है, मतलब सिलेक्टिव बाइंग का मौका है, पैनिक सेलिंग का नहीं। चौथा पॉइंट, आरआईएल के नतीजे आए, जियो आईपीओ की उम्मीद बढ़ी। रिलायंस इंडस्ट्रीज का Q4 में नेट प्रॉफिट 8.1% गिरकर 20,616 करोड़ रुपए रहा, लेकिन रेवेन्यू 12.9% बढ़कर 3,25,290 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। सबसे बड़ी बात जो इन्वेस्टर्स नजर रख रहे हैं, जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ अगले कुछ महीनों में फाइल होने की उम्मीद है और सेबी ने 5 लाख करोड़ से ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनीज को सिर्फ 2.5% डाइल्यूट करने की छूट दे दी है। अगर जियो आईपीओ इस साल आया तो ये इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। पांचवा पॉइंट, पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस कैंसिल। 24 अप्रैल 2026 को आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया। ये एक 4 साल लंबी रेगुलेटरी लड़ाई का अंत है। आरबीआई ने कहा कि बैंक के ऑपरेशंस डिपॉजिटर्स के हित के खिलाफ थे और कंप्लायंस बिल्कुल नहीं थी। सोमवार को पेटीएम के शेयर पर नजर रखें। 197 कम्युनिकेशंस यानी पेटीएम ने साफ किया है कि इस फैसले का उसके बाकी बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कंपनी के अनुसार उसकी सेवाएं पहले की तरह सामान्य रूप से चलती रहेंगी और पीपीबीएल के साथ कोई बड़ा वित्तीय जुड़ाव नहीं है। छठा पॉइंट, रुपए का दबाव और एफआईआई की बिकवाली। रुपए इस हफ्ते करीब 4 हफ्ते के सबसे निचले स्तर पर आ गया, डॉलर के मुकाबले करीब 94.2 रुपए तक। क्रूड ऑयल की महंगाई, एफआईआई की बिकवाली और हॉर्मुज डिसरप्शन तीनों मिलकर रुपए पर दबाव बना रहे हैं। आरबीआई बीच बीच में डॉलर बेचकर गिरावट को धीमा करने की कोशिश कर रहा है। 2026 में अब तक एफपीआईज यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने $18.5 बिलियन के इंडियन स्टॉक्स बेचे हैं और ये आंकड़ा पिछले पूरे साल के $18.9 बिलियन के लगभग बराबर है। रुपए जब कमजोर होता है तो इंपोर्ट महंगा होता है, इन्फ्लेशन का डर बढ़ता है और फॉरेन इन्वेस्टर्स और भी बेचते हैं। ये एक नेगेटिव साइकिल है जिसे इस हफ्ते ध्यान से देखना होगा। सातवां पॉइंट, मूडीज और गोल्डमैन सैक्स दोनों ने इंडिया की ग्रोथ को लेकर थोड़ा कॉशियस रुख दिखाया है। मूडीज ने फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए जीडीपी ग्रोथ घटाकर 6% कर दी है, जबकि गोल्डमैन पहले ही 2026 का अनुमान 5.9% कर चुका है। वजह साफ है, कमजोर खपत, धीमी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और महंगी एनर्जी। सीधी भाषा में समझें तो जब देश की ग्रोथ धीमी होती है तो कंपनियों की कमाई पर असर पड़ता है और जब अर्निंग्स स्लो होती हैं तो स्टॉक मार्केट में तेजी लाने के लिए स्ट्रॉन्ग ट्रिगर्स कम हो जाते हैं। इसलिए ब्रोकरेजेस अपने एस्टिमेट्स नीचे ला रहे हैं। आठवां पॉइंट, यूएस फेडरल रिजर्व का फैसला।
इस पूरे हफ्ते दुनिया भर के बाजारों के लिए सबसे बड़ा इवेंट होगा यूएस फेडरल रिजर्व की पॉलिसी मीटिंग और फेड चेयर जेरोम पावेल का कमेंट्री। क्या फेड इंटरेस्ट रेट्स घटाएगा? क्या वो कोई हिंट देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पूरी दुनिया का बाजार सुन रहा है। अगर फेड ने कहा कि रेट्स जल्दी नहीं कटेंगे तो डॉलर और मजबूत होगा, रुपए और कमजोर होगा और एफआईआई फ्लोज इंडिया से और बाहर जाएंगे। अगर डविश यानी सॉफ्ट टोन आई तो बाजार को रिलीफ मिल सकती है। इस एक इवेंट पर पूरे हफ्ते की दिशा। नौवां पॉइंट, Q4 रिजल्ट्स की बारिश। इस पूरे हफ्ते Q4 रिजल्ट्स का सीजन अपने चरम पर रहने वाला है, जहां 100 से ज्यादा कंपनियां अपने नतीजे पेश करेंगी। क्योंकि शुक्रवार को मार्केट छुट्टी के कारण बंद रहेगा, इसलिए असली एक्शन सोमवार से गुरुवार के बीच ही देखने को मिलेगा। सोमवार को अडानी टोटल गैस, EU स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोल इंडिया, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज, अल्ट्राटेक सीमेंट और वरुण बेवरेजेस जैसी कंपनियां अपने नतीजे पेश करेंगी। ये कंपनियां अलग अलग सेक्टर से हैं, इसलिए बाजार की शुरुआती दिशा काफी हद तक इन्हीं पर निर्भर रह सकती है। मंगलवार को मारुति सुजुकी इंडिया, बंधन बैंक, REC, पिरामल फार्मा और कैस्ट्रोल इंडिया जैसे बड़े नाम रिजल्ट घोषित करेंगे। खासकर ऑटो, बैंकिंग और पावर सेक्टर में इन नतीजों का सीधा असर देखने को मिल सकता है। बुधवार को बजाज फाइनेंस, अडानी पावर, वेदांता, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज और एम्फेसिस जैसी कंपनियों के नतीजे आएंगे। इनमें NBFC, मेटल और IT सेक्टर शामिल हैं, जिससे मिड वीक में मार्केट का मूड बदल सकता है। गुरुवार को हिंदुस्तान यूनिलीवर, नाल्को, इंडस टावर्स, इंडिया मार्ट इंडरमेश और ACC जैसी कंपनियां अपने नतीजे पेश करेंगी। ये कंपनियां FMCG, मेटल, टेलीकॉम और इंफ्रा सेक्टर से जुड़ी हैं, इसलिए हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग दिन में भी मार्केट में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल सकता है। 10वां पॉइंट, निफ्टी का टेक्निकल पिक्चर। निफ्टी के लिए अभी इमीडिएट सपोर्ट 24,800 से 24,000 का जोन है और रेजिस्टेंस 24,400 से 24,600 पर है। सोमवार को गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से गैप अप ओपनिंग हो सकती है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये ओपनिंग टिकेगी। MK ग्लोबल के रिसर्च हेड का कहना है कि हाल की 11% रैली के बाद वो कॉशियस हो गए हैं। हॉर्मुज़ रेजोल्यूशन नहीं हुई तो रिटेल फ्यूल प्राइसेस में 10% बढ़ोतरी हो सकती है, जो एक बड़ा नेगेटिव ट्रिगर होगा। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इस हफ्ते की स्ट्रैटेजी सीधी है, एक साथ बड़ा दांव मत लगाओ, फेड का फैसला और हॉर्मुज़ की खबरें देखो। बैंकिंग स्टॉक्स में सिलेक्टिव बाइंग का मौका बन सकता है और IT सेक्टर में अभी सब्र रखो। भारत का IIP डेटा यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा 28 अप्रैल को आने वाला है, जिसका अनुमान करीब 4.2% है। अगर ये उम्मीद से कम आता है तो ये संकेत होगा कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो रही है, जिससे बाजार में नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। अमेरिका ने इंडिया समेत कई देशों के 16 प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का ऐलान किया है, जिसमें इंडिया पर करीब 123% तक का भारी टैक्स लग सकता है। इसका मतलब सीधा है कि इंडियन कंपनियों के लिए US में सस्ता माल बेच पाना मुश्किल होगा, क्योंकि अब वहां उनकी कीमतें काफी बढ़ जाएंगी। इस खबर का असर तुरंत मार्केट में दिखा, जहां वारे एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज और इंसुलेशन एनर्जी जैसे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। वजह यह है कि US इन कंपनियों के लिए बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है और अगर ये ड्यूटी पूरी तरह लागू होती है तो उनके प्रॉफिट और ग्रोथ पर सीधा दबाव आ सकता है। पिछले हफ्ते शेयर बाजार में कमजोरी का असर बड़ी कंपनियों पर साफ दिखा, जहां टॉप 10 में से 7 कंपनियों की कुल मार्केट वैल्यू करीब 2.05 लाख करोड़ रुपए घट गई। सबसे ज्यादा गिरावट TCS और रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने को मिली, जिससे इंडेक्स पर भी दबाव बना। BSE सेंसेक्स करीब 1,829 अंक यानी 2.33% गिरा, जबकि NSE निफ्टी भी 456 अंक यानी करीब 1.87% टूट गया। इस गिरावट के पीछे वेस्ट एशिया तनाव, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और IT कंपनियों के कमजोर आउटलुक जैसे कारण रहे। अगर अलग अलग कंपनियों की बात करें तो HDFC बैंक, भारती एयरटेल, ICICI बैंक और लार्सन एंड टूब्रो जैसी बड़ी कंपनियों की वैल्यूएशन में भी गिरावट आई। इससे साफ है कि कमजोरी सिर्फ एक सेक्टर तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे बाजार में फैली रही। हालांकि पूरी तस्वीर नेगेटिव नहीं थी, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियों में बढ़त देखने को मिली। इससे ये संकेत मिलता है कि गिरावट के माहौल में भी कुछ सेक्टर्स और स्टॉक्स निवेशकों को बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। गोल्ड इस हफ्ते MCX पर करीब 1,52,799 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जहां हल्की 2.33% की गिरावट देखने को मिली। इतनी ग्लोबल टेंशन के बावजूद गिरावट का कारण ये है कि मार्केट अब लंबे समय तक हाई इंटरेस्ट रेट्स की उम्मीद कर रहा है, जिससे गोल्ड की चमक थोड़ी फीकी पड़ रही है।
एनालिस्ट्स के मुताबिक गोल्ड अभी एक रेंज में फंसा हुआ है, जहां 1,48,000 मजबूत सपोर्ट और 1,55,000 बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसका मतलब साफ है कि फिलहाल इसमें तेज ट्रेंड नहीं है, बल्कि ऊपर नीचे सीमित दायरे में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सिल्वर में इस हफ्ते ज्यादा कमजोरी दिखी और ये MCX पर करीब 2,39,500 रुपए प्रति किलो के आसपास बंद हुआ, जहां 6% से ज्यादा की गिरावट आई है। इसकी बड़ी वजह यह है कि सिल्वर इंडस्ट्रियल डिमांड पर भी निर्भर करता है और ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता बढ़ने से इसमें ज्यादा दबाव दिख रहा है। आगे की दिशा के लिए अब पूरी नज़र 29 अप्रैल के फेडरल रिजर्व के फैसले पर है। जब तक इंटरेस्ट रेट्स को लेकर क्लैरिटी नहीं आती, तब तक गोल्ड 1,43,000 से 1,58,000 और सिल्वर 2,30,000 से 2,65,000 की रेंज में ही ट्रेड कर सकते हैं। इसलिए फिलहाल जल्दबाजी में बड़ी बाइंग से बचना बेहतर रणनीति। आइए जानते हैं ऐसे स्टॉक्स के बारे में आई सभी बड़ी खबरें जो कि पिछले 2 दिन बाजार बंद होने पर इन स्टॉक को लेकर आई है, ताकि मंडे के लिए आपको क्लियर आइडिया मिल जाए कि किन स्टॉक्स पर नजर रखनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में इस बार मिक्स्ड तस्वीर दिखी है, जहां रेवेन्यू बढ़कर करीब 2.94 लाख करोड़ पहुंच गया, लेकिन मार्जिन्स पर दबाव आया है क्योंकि कच्चे माल की लागत बढ़ी है। अच्छी बात यह है कि रिटेल बिजनेस में स्टेडी ग्रोथ है और जियो ने पिछले 7 क्वार्टर का सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर जोड़कर फ्यूचर ग्रोथ का संकेत दिया है। एक्सिस बैंक के नतीजे स्टेबल रहे हैं। प्रॉफिट लगभग 7,071 करोड़ रुपए रहा, जो एस्टिमेट्स के आसपास है। साथ ही बैंक ने 55,000 करोड़ रुपए तक फंड रेज की मंजूरी दी है, जिससे आगे ग्रोथ और एक्सपेंशन की तैयारी साफ दिखती है। RBL बैंक ने इस बार स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड दिखाया है, जहां प्रॉफिट कई गुना बढ़कर 230 करोड़ रुपए पहुंच गया और एसेट क्वालिटी भी सुधरी है। हालांकि मैनेजमेंट ने संकेत दिया है कि 2027 की शुरुआत में मार्जिन्स थोड़ा फ्लैट रह सकते हैं और क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में दबाव बना रह सकता है। पेटीएम के लिए बड़ा रेगुलेटरी अपडेट आया है, जहां RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है और ऑपरेशंस बंद करने का फैसला लिया गया है। हालांकि कोर पेटीएम बिजनेस पर इसका सीधा फाइनेंशियल असर नहीं है, लेकिन सेंटिमेंट के हिसाब से स्टॉक पर नजर रखना जरूरी होगा। IDFC फर्स्ट बैंक ने स्टेडी ग्रोथ दिखाई है, जहां कोर इनकम यानी NII 15% से ज्यादा बढ़ी है और प्रॉफिट में भी हल्की बढ़त आई है। एसेट क्वालिटी में सुधार ये दिखाता है कि बैंक का बैलेंस शीट धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। इंडसइंड बैंक में बड़ा रिकवरी देखने को मिला है, जहां पिछले साल के लॉस के मुकाबले इस बार 533 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया है। NII में भी 40% से ज्यादा ग्रोथ है, जो स्ट्रॉन्ग बिजनेस मोमेंटम का संकेत देता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज ने काफी मजबूत प्रदर्शन किया है। प्रॉफिट 55% बढ़ा है और NII भी तेजी से बढ़ा है। मैनेजमेंट ने मिड टू हाई टीन्स ग्रोथ गाइडेंस दी है, लेकिन वेस्ट एशिया टेंशन का हल्का असर कुछ राज्यों में देखने को मिल सकता है। L&T फाइनेंस ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, जहां प्रॉफिट करीब 27% और NII लगभग 25% बढ़ी है। ये दिखाता है कि लेंडिंग बिजनेस में डिमांड मजबूत बनी हुई है। लोढ़ा डेवलपर्स में रियल एस्टेट डिमांड का असर दिख रहा है, जहां प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में डबल डिजिट ग्रोथ है और मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं, जो सेक्टर के लिए पॉजिटिव संकेत है। सुप्रीम पेट्रोकेम ने शानदार परफॉर्मेंस दिया है। प्रॉफिट 57% बढ़ा है और EBITDA में भी तेज उछाल आया है, जिससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार साफ दिखता है। DCB बैंक ने भी स्टेडी ग्रोथ दिखाई है। प्रॉफिट और NII दोनों में डबल डिजिट बढ़त है और एसेट क्वालिटी में सुधार जारी है। साथ ही बैंक ने 1500 करोड़ रुपए तक फंड रेज की योजना बनाई है, जो एक्सपेंशन के लिए अहम हो सकता है। बलरामपुर चीनी मिल्स ने 160 करोड़ रुपए का नया इन्वेस्टमेंट प्लान किया है, जहां वो बाई प्रोडक्ट को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में बदलने की दिशा में काम कर रही है। ये लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने का कदम हो सकता है। इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी को 418 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है, जिससे कंपनी की ऑर्डर बुक मजबूत होगी और आने वाले समय में रेवेन्यू विजिबिलिटी बेहतर हो सकती है। सोमवार को मार्केट में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि 50 से ज्यादा कंपनियां अपनी Q4 रिजल्ट्स पेश करेंगी और 25 से ज्यादा कंपनियां डिविडेंड, बोनस या स्टॉक स्प्लिट जैसे फैसलों पर विचार करेंगी, जिससे अलग अलग स्टॉक्स में तेज हलचल और मौके दोनों बन सकते हैं। जिन बड़े नामों पर खास नजर रहेगी उनमें कोल इंडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट, SBI कार्ड्स और बजाज हाउसिंग फाइनेंस शामिल हैं। इन कंपनियों के नतीजे और डिविडेंड ऐलान मार्केट सेंटिमेंट को काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं।
डिविडेंड लिस्ट में भी कई सेक्टर्स की कंपनियां शामिल हैं, जैसे अडानी टोटल गैस, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, निपॉन लाइफ इंडिया एसेट और वरुण बेवरेजेस। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक सेक्टर नहीं बल्कि पूरे बाजार में एक्टिविटी देखने को मिलेगी। इसके अलावा कुछ कंपनियां जैसे सिटी यूनियन बैंक और किर्लोस्कर न्यूमैटिक बोनस और स्टॉक स्प्लिट जैसे फैसलों पर भी विचार कर सकती हैं, जो निवेशकों के लिए एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। ब्रोकरेज हाउसेज इस हफ्ते कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पर काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, खासकर सनटेक रियल्टी, सायंट लिमिटेड और टाटा कम्युनिकेशंस जैसे अलग अलग सेक्टर के शेयरों में। इन तीनों में करीब 38 से 51% तक की संभावित तेजी का अनुमान जताया गया है, जिससे निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ सकती है। सनटेक रियल्टी पर मोतीलाल ओसवाल ने बाय रेटिंग के साथ 530 रुपए का टारगेट दिया है, जो मौजूदा स्तर से करीब 51% अपसाइड दिखाता है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 में एमएमआर में नए प्रोजेक्ट जोड़कर लगभग 50 अरब रुपए का जीडीवी बढ़ाया है और 60 से 70 अरब रुपए की मजबूत लॉन्च पाइपलाइन इसके भविष्य की ग्रोथ को सपोर्ट करती है। सायंट लिमिटेड को चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने 1250 रुपए के टारगेट के साथ बाय रेटिंग दी है, जिसमें करीब 43% की संभावित तेजी दिख रही है। कंपनी का Q4 प्रदर्शन स्थिर रहा है, मार्जिन मजबूत है और एआई और सेमीकंडक्टर से जुड़े निवेश आगे ग्रोथ के नए मौके बना सकते हैं। टाटा कम्युनिकेशंस पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 2100 रुपए का टारगेट दिया है, जो करीब 38% अपसाइड का संकेत देता है। कंपनी के डिजिटल रेवेन्यू में 19% की ग्रोथ दिख रही है और ऑर्डर बुक में लगातार बढ़ोतरी दिख रही है, जिससे आने वाले समय में कमाई